स्वागत है बच्चों। आज आपका फिर से इस कक्षा में मैं हूं गुरप्रीत सिंह। बच्चों, हमने इससे पहले जाना कि किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर काफी असंतोष देखने को मिल रहा था अंग्रेजों की नीतियों के कारण, उनके जो बुरे प्रभाव थे उनके कारण। किस तरह से राजाओं को दरकिनार किया गया, किस तरह से आम जनता को अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनसे अत्यधिक कर वसूले गए, उनकी जिंदगी को दुश्वार किया गया केवल अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण और अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी को जीने के कारण। किस तरह से बड़े बड़े समारोह में, बड़े बड़े क्लबों में, होटलों में भारतीयों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया। किस तरह का भारत के देश में ही भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव किया जाने लगा, ये सब स्पष्ट था। और ये जो बुरा बर्ताव था ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न होकर व्यापक स्तर पर सीमित था। अब क्या होगा, होगी एक क्रांति। तो क्रांति होने वाली थी 1857। क्रांति जो बदलाव लाती है, क्रांति जिससे कुछ नया सीखते हैं, क्रांति जिससे नई स्थापना होती है, क्रांति जिससे दूरगामी प्रभाव होते हैं, ऐसी ही क्रांति थी एक 1857 की क्रांति। क्या हुआ था, कौन इसकी शुरुआत में, कौन कौन इसके कर्णधार थे, किन लोगों का इनमें योगदान था, हर किसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, पहले तो ये बात है कि इतना बड़ा स्तर पर एक क्रांति हुई, क्रांति पूर्व नियोजित थी, यानी कि पहले से इसकी प्लानिंग थी। लेकिन फिर भी जो इतिहासकार थे यूरोप के, उन्होंने इसको एक आकस्मिक घटना, यानी कि जो घटना अचानक हो जाती है वो कहा, यानी कि इसको हल्के में लेने की कोशिश की। ये बिल्कुल नहीं कहा कि भारतीय लोगों में इतनी ताकत थी, इतनी चेतना थी कि इन्होंने इस स्तर पर आंदोलन कर दिया। लेकिन जो यथार्थ था, जो यथार्थवादी लेखक थे, उन्होंने अपनी कलम से इसको बेहतर तरीके से लिखा है। तो अपने जानेंगे आज कि जो क्रांति थी, जिसे यूरोप के लोगों ने आकस्मिक क्रांति कहा, लेकिन वास्तव में एक प्री प्लान, पूर्व नियोजित क्रांति थी, उसके बारे में। तो बच्चों, इसके अगर अपने कर्णधार की बात करें, वो मुख्यतः नाना साहब। नाना साहब थे जो, ये बाजीराव जो थे, बाजीराव महाराष्ट्र के मराठा थे, उनके दत्तक पुत्र थे। उनके साथ बाला साहब जो इनके भाई थे, और एक वकील जिनका नाम था अजी मुल्ला, वकील अजी मुल्ला। मुख्य तौर से मान सकते हैं कि इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन व्यापक स्तर पर नेतृत्व का अभाव था। अब क्रांति में कौन कौन से सदस्य थे, कहाँ कहाँ से सदस्य थे, उसके बारे में अपने पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात है कि भारत बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा था, बहुत जगह छोटी छोटी छावनियां थी, छोटी बड़ी छावनियां थी, जिसमें भारतीय और ब्रिटिश दोनों तरह के सैनिक थे। अब एक बात है कि क्रांति में कर क्या रहे थे, क्रांति में पहले तो संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे। वो संदेश भेजने का जरिया क्या था, या उसका संकेत क्या था? तो उसका संकेत था चपाती, यानी किसी को कहते हैं रोटी, रोटी और लाल कमल। रोटी और लाल कमल ये क्रांति की निशानी थी। राजस्थान में भी कुछ निशानियां थी, 10 सिर और 54 हाथ की एक देवी थी, जिसे क्रांति की देवी कहते थे। खैर, अब इस तरह से चपाती जो यानी रोटी और एक लाल कमल, ये निशानी थी उस समय में क्रांति की। अब जो क्रांति की तिथि थी वो निर्धारित की गई थी 31 मई 1857, यानी कि हर जगह संदेश भेजा जा रहा था कि इस तारीख को अपने क्रांति करेंगे, अचानक से अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएंगे। और इस क्रांति को पहले ही शुरू कर दिया गया। कुछ उत्सुकता थी, कुछ सामंजस्य का अभाव था, बहुत से इसके कारण थे, जिसके कारण क्रांति समय से पहले शुरू हो गई। अब समय से पहले शुरू हो गई, आज की जैसे कोई संचार व्यवस्था तो थी नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई ईमेल नहीं थी, कोई फोन कॉल्स नहीं थे, कोई रेडियो टीवी नहीं था। तो कैसे पता लगे साथ वालों को क्रांति शुरू हो गई, हम भी शुरू कर दें? तो जो इसके कारण क्रांति के जो प्रभाव, ये क्रांति जिस उद्देश्य से की गई थी वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाए। अब सबसे पहले अपने जानने की कोशिश करेंगे कि क्रांति को अगर बिल्कुल शुरू से कोई चिंगारी लगी थी, जिससे अपने कह सकते हैं कि शुरू हुई, तो कौन सी घटना थी?
हमने देखा था कि सेना में एक राइफल थी, इनफील्ड राइफल, उसमें राइफल में एक कारतूस डाला जा रहा था जिस पर ये बात कही जा रही थी कि इसके ढक्कन है जो, उसको चिकना बनाने के लिए जो पदार्थ है वो गाय का मांस है, गाय की चर्बी है, और सुअर का मांस, सुअर की चर्बी है। अब बच्चों मेरठ मेरठ माफ कीजिए, उस समय एक छावनी थी जो कि मंगल पांडे जिसमें तैनात था, और उस छावनी में जो उस छावनी का नाम था वो था बैरकपुर। तो बैरकपुर जिसमें मंगल पांडे तैनात था, मंगल पांडे ने तारीख जो थी 29 मार्च 1857, इस दिन जो कारतूस था ना बच्चों, उसको मुंह से काटने से मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया कि हमारे आगे क्यों बोल रहा है, कैसी अनुशासनहीनता। बंदी बना लिया गया और उसको फांसी पर लटका दिया गया। इसलिए ये भी कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक या पहला शहीद मंगल पांडे था। मंगल पांडे के बाद अलख जगी मेरठ। मेरठ छावनी, जहां पर अंग्रेजों और भारतीयों की मिश्रित छावनी थी, अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। वहां पर 10 मई 1857 इस दिन 85 सैनिकों ने कह दिया कि हम तो कारतूस मुंह से नहीं खोलेंगे। अब कारतूस नहीं खोलोगे तो बंदूक कैसे चलाओगे, अंग्रेजों का मानना। तो क्रांति कर दी गई। इन 85 सैनिकों से क्रांति जो भड़की वो पूरी छावनी में फैल गई। इसीलिए कहते हैं कि क्रांति का शुरुआत, इसका प्रादुर्भाव 10 मई 1857 में हुआ था मेरठ से। अब मेरठ से क्रांति फैली। मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने पूरी की पूरी छावनी पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज अधिकारियों सैनिकों को मारा गया, कुचला गया, दमन कर दिया गया। और अब इसके बाद में बात करेंगे कि उन्होंने बहुत से सैनिकों को छुड़वा भी दिया जो इससे पहले बंदी बना दिए गए थे। तो भारतीय लोग भारत में रह रहे हैं, भारत में अत्याचार होने पर। अब बात करेंगे दिल्ली पर। दिल्ली में उस समय सम्राट थे बहादुर शाह जफर। सम्राट कहें या, अब सम्राट तो कह नहीं सकते ना, क्योंकि पूरे देश पर तो ब्रिटिश राज है। दिल्ली में थे बहादुर शाह द्वितीय। बुजुर्ग थे, तो उस समय लोगों ने इनको कहा कि आप सम्राट बन जाइए, है ना, आप इस क्रांति का नेतृत्व कीजिए। क्योंकि इससे पहले मुगलों ने बहुत साल भारत पर राज किया था, लेकिन भारत को लूटा नहीं था। अंग्रेज भारत को लूट रहे थे। अंग्रेजों के प्रति ज्यादा असंतोष था। जिस तरह से अंग्रेज भारतीयों के साथ सामाजिक भेदभाव कर रहे थे, वैसा भेदभाव मुगलों के समय देखने में नहीं मिला था। तो इसलिए बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता या इस पूरे धमधमे का नेता चुन लिया गया। और बच्चों एक बात और है, हर कोई कह रहा था कि दिल्ली चलो, क्रांति करके अपने क्षेत्र में दिल्ली चलो। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर था, जिसके कारण इस तरह से किया जा रहा था। अब इस समय लेफ्टिनेंट जो विलोबी थे उन्होंने क्रांतिकारियों का दमन करने का प्रयास किया, लेकिन क्रांतिकारी अब किसके हाथ आने वाले थे। और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पहुंचना, या दिल्ली को सत्ता का प्रतीक चुना गया। दिल्ली पर अब बहादुर शाह जफर और उसके आदमियों का कब्जा हो चुका था। देखिए दिल्ली में तो पहले भी था बहादुर शाह जफर, लेकिन मुख्यतः जो अंग्रेज थे वो वहां पर आए हुए थे। अंग्रेजों ने अपना दबदबा वहां पर कायम कर रखा था, लेकिन अब नियंत्रण में दिल्ली थी औरंगजेब के वंशज बहादुर शाह जफर और उसके क्रांतिकारी सहयोगियों के। अब बच्चों इसके बाद अपने बात करेंगे कि 1857 की क्रांति इस तरह से शुरू हो गई। दिल्ली में भी डंका बज चुका था, और अब इसके बाद कुछ और दौर देखने को बाकी थे। बहुत से भारतीय राजा थे जिनको पत्र भेजा गया कि आप आइए और इस क्रांति में शामिल हुए। बच्चों कुछ राजा तो शामिल होना चाहते भी थे अपने मन से, लेकिन वो कुछ नाम के ही राजा थे, यानी कि कहें कि उनकी निष्ठा अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों के चाटुकार कहें तो इसमें कुछ दो राय नहीं होगी। बहुत से राजा ऐसे थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास किया। वो अंग्रेजों के समक्ष अच्छे बन रहे थे। हालांकि कुछ राजाओं ने साथ भी दिया, लेकिन कब तक चलेगा। अब देखिए बच्चों इसी दौरान क्या हुआ कि लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, झांसी,
इन सभी क्षेत्रों में विरोध हो गया। लॉर्ड केनी ने, जो लॉर्ड केनी ने उस समय भारत के टॉप लीडरशिप पर थे, उन्होंने क्रांति के दमन के लिए, उसको दबाने के लिए योजना बनाई कि ये कहीं विस्तृत रूप में फैल ना जाए और कहीं हमारा जीना दूभर ना हो जाए, हमें देश से बाहर ना कर दिया जाए। डर तो रहे थे, हर कोई डरता है अपने असंतोष से, है ना। और सिर्फ 5 दिन में दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अब बच्चों इसके बाद अपने बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद में जो बहादुर शाह जफर थे, उनको और उनके एक सेनापति, जिसके साथ ये क्रांति को चलाया जा रहा था, सेनापति का नाम था बख्त खां। बहादुर शाह जफर और बख्त खां, इनको रंगून भेज दिया गया और 1862 में रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे अवध। अवध में थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, हजरत महल जिसका एक पुत्र था, वो अभी अल्पवयस्क था, यानी कि बालक था, उसको नवाब घोषित कर दिया गया। नवाब घोषित करने के बाद बहुत से जमींदार, किसान, सैनिक, इन्होंने उनका साथ दिया। अंग्रेजों की रेजिडेंसी में आग लगा दी गई। एक अंग्रेज रेजिडेंस को मार भी दिया गया। और उसके बाद जनरल हैवलॉक और आउटरम, इन्होंने भी बहुत कोशिश की कि इस क्रांति को दबाया जाए, हजरत महल को दबाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और बाद में सर कॉलिन कैम्बलेस, याद रखिए सर कॉलिन कैम्बलेस, इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जरिए इस क्रांति को दबाया। लखनऊ पर उससे फिर से अधिकार कर लिया गया। नाम याद रखिए, सर कैनिंग कैम्बलेस। ओके बच्चों, अब इसके बाद बात करेंगे अपने कानपुर की। कानपुर में थे बच्चों तात्या टोपे और नाना साहब। नाना साहब आपको बताया है बाजीराव इसके दत्तक पुत्र थे इनके। तो बच्चों इन्होंने अपने नाना साहब, उनके सहायक तात्या टोपे और अपने एक वकील दोस्त, वकील साथी अजी मुल्ला, उनकी सहायता से क्रांति की शुरुआत की। 5 जून 1857 को कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया गया। और उसके बाद का दौर सर कॉलिन कैम्बलेस, जिन्होंने लखनऊ की सत्ता को पुनः अंग्रेजों को दिलाने में सहायता की थी, उसी कैम्बलेस ने पुनः से कानपुर पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे बच निकले और जाकर रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। तो फिर बात कर लेते हैं झांसी की। झांसी जहां की रानी थी लक्ष्मीबाई, तो इनका दमन भी था। ये भी जून 1857 में झांसी पर इन्होंने अधिकार कर लिया। लेकिन ह्यूरोज जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने झांसी पर पुनः कब्जा कर लिया। अब झांसी की रानी चली गई, इसके बाद ग्वालियर चली गई, युद्ध हुए, झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त होगी। लेकिन तात्या टोपे वो वहां से निकल गए। कुछ लोग कहेंगे निकल गए मतलब कायर थे। बच्चों इसे कायरता नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे बुद्धिमानी एक तरीके से। अब साथी मर गए, वो जानता है, तात्या टोपे जानता है कि वो जीत नहीं सकता, इसके लिए अब उसे बाहर जाकर दोबारा से कोई योजना बनानी चाहिए, तो बेहतर काम। अब इसके बाद में बात करेंगे बिहार की। बिहार जहां पर थे कुंवर सिंह, जिनके पास जो एक बड़े जमींदार भी थे और 80 साल की इनकी उम्र थी। और जगदीशपुर, बिहार का एक जगदीशपुर है, आरा जिले के पास है ये, यहाँ के जमींदार थे, अंग्रेजों से तंग थे, इन्होंने उस एरिया को अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया। लड़ाई की, अंग्रेज सेनापति मिलमेन, कर्नल डेक्स और मार्क मेजर डागलस, इनके साथ लड़ाई की, जीते। इस 80 साल के बुजुर्ग ने उनको धूल चटा दी। इसके बाद 26 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अब बात करेंगे राजस्थान की 1857 की क्रांति। अब राजस्थान में रियासतें थी कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इस तरह की रियासतें जो कि अंग्रेजों के स्वामी भक्त थी, अंग्रेजों के साथ उनके रिश्ते बेहद मधुर थी। अब क्रांति होने वाली है, हो सकता है उनका हृदय जनता के साथ हो, लेकिन उन्होंने किसी भी हालत में
जनता का साथ नहीं दिया, बल्कि कुछ ने तो अंग्रेजों का भी साथ दिया, कुछ तटस्थ भी रहे, मुंह भी मोड़ लिया। ठीक है ना। अब इसमें से एक ठाकुर थे कुशाल सिंह, लुम्बर के जागीरदार थे। उन्होंने बेहद बेहतरीन तरीके से क्रांतिकारियों का साथ दिया। मेजर बर्टन के दो पुत्र, कोटा की बात है बच्चों, कोटा में आम लोगों ने क्रांति की थी, मेजर बर्टन के दो पुत्रों के सहित उनको मार दिया गया। और आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, उन्होंने वहां के मैक मोशन थे, मेजर मैक मोशन, उनका सिर काटकर दुर्ग के द्वार पर लटका दिया। कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। कितनी अपनी बात को उजागर करने का उन्होंने तरीका चुना, लेकिन क्रांति को दबा दिया गया। दबाया किनके द्वारा गया? कुछ राजाओं के द्वारा। पटियाला के नरेश, जिन्होंने धौलपुर में हो रही क्रांति को दबाने के लिए सेना भेजी। अगर शायद ये नरेश राजाओं की सहायता न करते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। भारत आज से जब आजाद हुआ उससे भी 90-100 साल पहले आजाद हो गया होगा। इस तरह की घटनाएं। अब बच्चों आगे अपने बात करेंगे कि इसके बाद क्या कुछ हुआ। बच्चों एक बात बताऊं कि कुछ राजाओं ने कम सहयोग किया था या सहयोग देने में लेट हो गए थे। तो जानते हैं कि अंग्रेजों ने उनको क्या दंड दिया। एक राजा थे, देखिए बच्चों, राजा जब भी ना अंग्रेजों के पास जाते थे, उनसे मिलने जाते थे, तो उनको कुछ तोपों की सलामी देते थे। एक राजा थे जिनको 17 तोपों की सलामी मिलती थी। लेकिन जब उन्होंने इस क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया या उनकी कुछ नीतियों के कारण अंग्रेजों को नुकसान हुआ, तो उनको दंड मिला। दंड ये नहीं मिला कि उनको जेल में भेज दिया गया, बल्कि उन राजाओं की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। ये दंड था। देखिए बच्चों, टाइम में भी कमी आ गई थी। अब बच्चों इसके बाद अपने बात करेंगे रुहेलखंड की। रुहेलखंड के थे अहमदुल्ला, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया और मेवात में सदरुद्दीन नामक किसान के नेतृत्व में जलंधर, अंबाला, रोहतक, पानीपत, इन सभी जगहों पर भी क्रांतिकारियों ने क्रांति की अलग जगाई। अब बात करेंगे दक्षिण भारत। देखिए बच्चों, उत्तर भारत इतना तो दक्षिण भारत में आंदोलन नहीं हुआ, उतना केंद्रीकरण नहीं था, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में अगर क्रांति को कम आंका जाए तो ये गलत होगा। अब बच्चों दक्षिण में गोवा, पांडिचेरी, ठीक है ना, महाराष्ट्र में रंगा बापजी, इन्होंने आंदोलन किया था। इसके अलावा बेलगांव, सतारा, कोल्हापुर, इन जगहों पर आंदोलन किया और इन जगहों को जीत भी लिया गया अंग्रेजों से। फिर रत्नागिरी, बीजापुर, विशाखापट्टनम, इस तरह से आंदोलन हुए। विशाखापट्टनम में तेलुगु भाषा के पोस्टर लगे अंग्रेजों के खिलाफ। विशाखापट्टनम आप जानते हैं कहां पर है। और उसके बाद गोलकुंडा में चिंता भूमियों ने विद्रोह किया। बेंगलोर में सेना ने विद्रोह किया। सेना की जो 8वीं घुड़सवार सेना थी और 20वीं पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री, इन्होंने भी बगावत कर दी। मद्रास में 2 हिंदू मंदिरों में क्रांतिकारी जो के केंद्र थी। ठीक है बच्चों, उत्तरी अर्काट, तंजौर क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा बच्चों बहुत सी जगह पर गोवा, मालाबार, कोचीन, ठीक है, इन जगहों पर क्रांतियां हुई। रागा जी ने क्रांतियां की, इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। 1857 की क्रांति वैसे तो उत्तर भारत में ज्यादा केंद्रित थी, लेकिन असर इसका दक्षिण में भी था। ठीक है बच्चों, बहुत सी जगहों से आप इस पर गौर करना, उनके नाम पर गौर करना। बच्चों आप अपने बात करेंगे 1857 से 1857 तक सैनिकों की भी क्रांतियां हुई थी और असैनिकों की भी क्रांतियां थी, यानी कि आम लोगों, जागीरदारों, किसानों की भी क्रांति थी, कि हर वर्ग में असंतोष था। ठीक है बच्चों, कुछ नाम दिए गए हैं, आप इस पर देखना। अब बात करनी है कि 1857 की क्रांति जो थी वो असफल क्यों हो गई, क्या कारण है? तो जो उससे पहले बात तो कारण तो अगर अपनी बात करें कि भारतीय राजाओं का सहयोग नहीं मिला, क्रांतिकारी बिल्कुल अकेले थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, नेतृत्व नहीं था, ये सभी बातें थी। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कुशल नेतृत्व का अभाव।
बच्चों एक व्यक्ति अगर नेतृत्व करे उसका पूरी क्रांति का तो बात है। अब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। हालांकि तात्या टोपे, नाना साहब, पेशवा, बहुत से लोग थे जिन्होंने बेहतर नेतृत्व किया, लेकिन उनका नेतृत्व अपनी अपनी जागीर में, अपने अपने क्षेत्र, अपनी अपनी रियासत में सीमित था। पूरे भारत का नेतृत्व या सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर, सभी जगहों की क्रांतियों को एक साथ लेकर उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। बहादुर शाह जफर सांकेतिक नेतृत्व था। हर कोई दिल्ली जा रहा था। दिल्ली में क्या था, दिल्ली से क्या मदद आने वाली थी, इस तरह की कुछ अपेक्षाएं, इस तरह की कुछ भ्रम पाले हुए थे। यानी कि स्पष्ट रूप से ये झलक रहा था कि एक बेहतरीन और एक प्रभावशाली नेतृत्व की कमी है। अब दूसरी बात क्या था कि बच्चों अब दो जगह हैं जहां पर क्रांतियां हो गई। अब एक जगह क्रांति दबा रहे हैं तो दूसरा जगह बंदा वहां पर आ नहीं रहा, यानी कि उनमें आपसी तालमेल, आपसी समन्वय का अभाव था। हर जगह क्रांति हुई, दब गई 5-6 दिन बाद, महीने बाद वहीं पर। अब अगर वो आपस में सहयोग करते एक दूसरे का तो अंग्रेजों की क्या मजाल थी कि उनकी क्रांतियों को दबा देती। दूसरा, क्रांति का समय से पूर्व होना। और जो क्रांति समय से पहले हो गई, पहले होनी थी वो मई में, ठीक है ना, मई के लास्ट में हो गई वो 10 मई को। पहले हो गई, लोगों को पता नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक थी नहीं जो पहले पता लग जाए, है ना, कोई जैसा भी मतलब प्रचार पे कोई जरिए नहीं था। अब कहीं पर पहले हो गई, कहीं पर कुछ लेट हो गई, पूरा प्रॉपर तैयारी का, प्रॉपर टाइमिंग का समय नहीं मिला। इस तरह के कारणों के कारण ये क्रांति असफल रही। ठीक है। अब इसके बाद जो भारतीय राजा थे उनको उनका सहयोग न मिलना। जो आपको पहले बताया है कि जो भारतीय राजा थे वो तो अंग्रेजों के प्रति बड़े ही निष्ठावान थे, तो वो तो भारतीय क्रांतिकारियों का साथ क्यों देंगे, क्योंकि क्रांति इन अंग्रेजों की सत्ता को जड़ से उखाड़ने के लिए है। तो बच्चों इसके कारण, इस समन्वय के कारण भी क्रांति को बुरे दौर से गुजरना पड़ा या उसकी सफलता की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई थी। अगला जो था कि जो जमींदार थे, व्यापारी थे, है ना, शिक्षित लोग थे, ये तटस्थ थे, इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, है ना। जो भारतीय नरेश थे इनके बारे में अगर लिखा है लॉर्ड केनी ने कि अगर भारतीय नरेश थे जो, उन्होंने इस क्रांति को रोकने में सहायता की। अगर W.H. रसेल ने कहा कि अगर भारतीय शासक उनका साथ देते क्रांतिकारियों का तो वो आसानी से अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते। अगली बात, सीमित साधन। देखिए बच्चों, एक तो उनके पास हथियार नहीं थे, अंग्रेज थे सैनिक, उनके पास बेहतर बंदूकें, बेहतर हथियार, बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर अनुशासन था, जिसकी कमी थी भारतीय सैनिकों के पास। रसद नहीं थी खाने पीने की, पैसे नहीं थे। अब इतनी बड़ी क्रांति कर रहे हैं तो धन दौलत, पैसे तो हो ना, खाने पीने को तो हो ना, सारी चीज पर नियंत्रण है अंग्रेजों का, इस कारण से क्रांति का सफल नहीं। अगला, निश्चित लक्ष्य और आदर्श का अभाव, कि इसमें किसी एक लक्ष्य को करना क्या है, क्रांति तो करनी है, दिल्ली की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन करना क्या है, इसमें लक्ष्य नहीं था कि किस तरह से सुनियोजन प्रणाली से इस क्रांति को किया जाए, इसका अभाव था। ठीक है बच्चों। अगला था अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां, कि बच्चों अंग्रेजों के पास रेल थी, डाक थी, हर संदेश भेज सकते थे। अब एक जगह क्रांति हो गई एक जगह पर, तो 20 जगह से सेना बुला ली अंग्रेजों ने, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन था। रेल थी जिसके जरिए संचार बेहतर था, गाड़ियां थी, भारतीय सैनिकों के पास कुछ नहीं था, के लिए क्रांति असफल रही, उनके पास साधन नहीं थे बच्चों। ठीक है ना। कैनिन जो था उस कूटनीति थी, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों उन्होंने जब एक जगह क्रांति होगी तो उन्होंने दूसरी जगह से सहयोग ले लिया, फूट डाली लोगों में, ठीक है ना। और अगली बात थी कि राष्ट्रीयता की भावना उस समय थी लेकिन उसमें भी अभाव था। अब 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? अब कुछ लोग कहेंगे तो असफल हो गई। देखो बच्चों, असफल नहीं हुई। सबसे पहली बात, इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास शासन था, लेकिन अब शासन सीधा ब्रिटिश हुकूमत के पास यानी कि ब्रिटिश ताज के पास चला गया। यहाँ पर जो टॉप लीडर था गवर्नर जनरल, अब उसका पोस्ट का नाम बदलकर वायसराय हो गया था। ठीक है ना, वायसराय, जो पहले गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय बना दिया गया। ठीक है बच्चों, ये जो किया गया था ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था।
अब बच्चों इस तरह से जो सेना थी उनका पुनर्गठन हुआ, सेना समिश्र योजना 1861। इसके तहत बच्चों क्या था कि जो सेना में एक तो जो बड़े अधिकारी तो यही होंगे, अंग्रेज ही थे, पहले भी वो थे। तो अब इस तरह ना एक तरह की जातियों समुदायों को एक साथ रखना बंद कर दिया, ताकि ये कभी एक साथ आकर विद्रोह ना कर दें। जो गोला बारूद अस्त्र शस्त्र इस पर नियंत्रण वाले जो अधिकारी थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की तैनाती की गई कि कभी गोला बारूद को नियंत्रण में नहीं लेंगे। और सेना की तैनाती इस तरह से की गई कि भारतीय उपद्रव कभी भी न कर सके भारतीय सैनिक। ठीक है। और दूसरी बात थी कि जो भारतीय नरेश थे, राजाओं से, उनके साथ इनकी नीतियों में परिवर्तन आ गया कि पहले तो बच्चों अंग्रेज थे भारतीयों के साथ इतने नरम नहीं थे राजाओं के साथ। अब ये भारतीय राजाओं के साथ नरम थे क्योंकि इनको पता लग गया कि भारतीय राजा तो हमारा साथ देने वाले हैं। तो इसके लिए इन्होंने भारतीय राजाओं को अपने पाले में करने के पूरा प्रयास किया। अगली बात थी बच्चों फूट डालो और राज करो। इन्होंने देखा कि इससे पहले जो क्रांति हुई उसमें हिंदू मुसलमान सबने मिलजुल कर भाग लिया, है ना। कि देखो एक तरफ बहादुर शाह जफर था, उसी तरफ उसके कुछ हिंदू सेनापति, हिंदू लोग, इधर तात्या टोपे, नाना साहब, उनके साथ भी उनका एक मुस्लिम दोस्त निकली। हर जगह पर हिंदू मुस्लिम का कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वय देखने को मिला। तो उन्होंने सोचा अगर यहाँ पर राज करना है तो एक दूसरे को लड़वा दो, कि अब एक दूसरे में उलझे रहेंगे, हिंदू मुसलमान में उलझे रहेंगे और हम यहाँ पर राज करेंगे। सोचो वो जो उलझा कर गए थे वो आज भी चल रहा है, आज भी हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं। हालांकि शांति भी है, प्रेम भी है आपस में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तकरार चलती रहती है। रोज हम टीवी न्यूज़पेपर इसमें इसकी उदाहरण देखते रहते हैं। अब बच्चों एक था कि इससे और क्या हुआ कि इससे पता लगे कि हम आजाद हो सकते हैं। तो नए नए बौद्धिक लोग पैदा हुए, पार्टियां बनी, कांग्रेस बनी और बहुत सारी पार्टियां बनी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों को, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों को प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम हुए, किस अंग्रेजों का विरोध हुआ, हर मोर्चे पर विरोध हुआ, लेखन पर, सीधा बल के तौर पर और भी कूटनीतिक तौर पर हर जगह अंग्रेजों का दमन किया गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। तो कहीं ना कहीं उस आजादी के जो प्रेरणा थी वो 1857 की क्रांति और उससे उपजी स्थितियां, उससे उपजे परिवर्तन थे। अब बच्चों अपने अगली बात करेंगे कि क्रांति का जो स्वरूप क्या था। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था, कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक विद्रोह था। अलग अलग लोगों के अलग अलग मानने हैं। अब जो बच्चों कहते हैं कि ये सैनिक विरोध था, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि ना जैसे इसमें मुख्य नाम है रॉबर्ट जॉन लॉरेंस, चार्ल्स वाइकस, इन्होंने कहा था कि ये सिर्फ सैनिक था। तो सैनिक विरोध मानवीय छावनी से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत से आम लोगों ने साथ दिया, किसानों ने साथ दिया, आम लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। संघ तो हर कोई था ना। हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी शुरुआत सेना से हुई, लेकिन इसको सैनिक विद्रोह कहना सही नहीं है। कुछ कहेंगे इसमें मुस्लिम प्रक्रिया थी कि जो लोग बहादुर शाह जफर को सुल्तान बनाना चाहते थे। तो ये बात भी नहीं है। हर जगह पर क्रांति हुई थी, मंगल पांडे ने की थी, करबी वाली बात थी। अपने को मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं था। तांत्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, कुशाल सिंह ने, कितनी जगह क्रांतियां हुई। साउथ में मान लीजिए, वहां पर क्रांति हुई। इसका उद्देश्य तो ये बिल्कुल नहीं था कि वो सम्राट बने, इसके लिए ये मुस्लिमों की अपनी आकांक्षाएं, धार्मिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ऐसा कुछ हुआ। तो ये भी कहना गलत होगा कि ये मुस्लिमों का एक आंदोलन था, ये मुस्लिमों की प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक जन क्रांति थी कि जो उस समय सामाजिक भेदभाव था, गोरे काले का फर्क था, अंग्रेज भारतीयों को कुछ नहीं समझते थे, या भारतीयों पर टैक्स था, उनकी जीवन दुष्कर था, उनका जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, लेकिन जैसे कि जॉन ब्रूस मार्टन या मोलिसन, इन्होंने कहा था कि ये लोग अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं, इसके लिए आंदोलन है। लेकिन ये भी नहीं था, ये हर तरह का आंदोलन था। कुछ लोगों ने इसे किसान आंदोलन कहा था। तो किसानों पर उस समय 87% कर्ज था, तो इन्होंने मिलकर ये कुछ करवाया। तो बच्चों ये बात भी कोई सत्य नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जैसे कि बेंजामिन मिडले, इन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक है जो द ग्रेट रिबेट, उसमें इसको ऐसा ही कुछ कहा। लेकिन बच्चों हाँ ठीक है, राष्ट्रीय विरोध था। कुछ जो अंग्रेजी लोग हैं वो उसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते, क्योंकि वो मानते हैं कि जो राष्ट्रवाद है इसकी धारणा 20वीं सदी में आई है। कहां से? इंग्लैंड या यूरोप से। लेकिन बच्चों
कुछ परिभाषाएं हैं, जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम परिभाषाओं का आधार यूरोप को नहीं मानते। तो इनमें से एक प्रमुख जो थे वो थे डॉक्टर सत्य राय। उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद डॉक्टर सत्य राय ने पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा है कि ये जो कह रहे हैं राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रवाद, ये 20वीं सदी में आया है, तो हम इस अंग्रेजों की धारणाओं को नहीं मानते कि अगर उन्होंने कोई परिभाषा तय कर दी, अगर उन्होंने कुछ मानक सेट कर दिए, तो क्या केवल उन्हीं की चलेंगी? वो भगवान है? ऐसा नहीं। तो ये एक तरह की क्रांति थी। अब इस क्रांति के बहुत सारे गंभीर परिणाम हुए। इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। और एस.एन. सेन ने लिखा है कि जो युद्ध धर्म रक्षा के नाम पर आरंभ हुआ, उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया, क्योंकि लोग अके हुए थे, है ना। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आया। जो इससे पहले अंग्रेज अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, अब उनका काम था धन विस्तार। उन्होंने भारतीयों को अच्छी तरह लूटा, यहाँ की संपदाओं को लूटा और लूटकर इंग्लैंड ले गए। इससे पहले वो यहाँ पर रहकर यहीं पर अपना विस्तार कर रहे थे, लेकिन अब उनका उद्देश्य केवल और केवल भारत को लूटना और अपने आर्थिक उद्देश्यों को, अपने आर्थिक हितों को पूरा करना था। बच्चों, आज का ये लेक्चर यहीं तक था। अच्छी तरह से आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से बुक में से पढ़िए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। अब हम लेंगे अलविदा। धन्यवाद।